सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन कहाँ होता है? उत्तर, न्यूयॉर्क के मुख्यालय में। प्रश्न क्रमांक 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर, नीदरलैंड के हेग में। प्रश्न क्रमांक 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? उत्तर, जेनेवा। प्रश्न क्रमांक 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उत्तर, सुरक्षा परिषद। प्रश्न क्रमांक 5, निषेधाधिकार वीटो पावर कितने राष्ट्रों को प्राप्त है? उत्तर, 5 राष्ट्रों को। प्रश्न क्रमांक 6, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर, 24 अक्टूबर। प्रश्न क्रमांक 7, सुरक्षा परिषद में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? उत्तर, 15, जिनमें 5 स्थायी सदस्य व 10 अस्थायी सदस्य। प्रश्न क्रमांक 8, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि कब हुई? उत्तर, सन 1968 में। प्रश्न क्रमांक 9, यूएनओ की घोषणा पत्र चार्टर में तिथि क्या है? उत्तर, 26 जून 1945। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर, 7 अप्रैल 1948। प्रश्न क्रमांक 11, न्यास परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर, 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न क्रमांक 12, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर, 16 नवंबर 1945। प्रश्न क्रमांक 13, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, बर्न। प्रश्न क्रमांक 14, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, पेरिस। प्रश्न क्रमांक 15, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, वाशिंगटन। प्रश्न क्रमांक 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, न्यूयॉर्क। प्रश्न क्रमांक 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर, 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न क्रमांक 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, न्यूयॉर्क। प्रश्न क्रमांक 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासकीय अधिकारी का पद नाम क्या है? उत्तर, महासचिव। प्रश्न क्रमांक 20, संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, चार्टर। प्रश्न क्रमांक 21, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर, 193। प्रश्न क्रमांक 22, साल्ट संधि किन देशों के मध्य हुई? उत्तर, अमेरिका व रूस। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में स्पष्ट लिखा है कि इसके सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की सार्थक कोशिश करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय के समक्ष किसी भी तरह का संकट उपस्थित न हो। दूसरा, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच सब लोगों को समान अधिकार और स्वाधीनता के सिद्धांत पर आधारित मैत्री संबंधों को विकसित करना दूसरा मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग, धर्म आदि का भेद किए बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को विकसित करना। चौथा, सामंजस्य की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम 3 उद्देश्यों, शांति और सुरक्षा की स्थापना, दूसरा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिए इसके विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के बीच सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए विभिन्न राष्ट्रों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक सौर मंडल बनाया गया है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसके विभिन्न सदस्य राष्ट्र ग्रहों के समान उसका चक्कर काटते हैं। जब भी सदस्य राष्ट्रों में दूरियां बढ़ती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें फिर से मिलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनका नाम इस प्रकार है।
पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा संरक्षण परिषद, छठवां सचिवालय। प्रश्न क्रमांक 4, महासभा के गठन व कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक देश को अधिक से अधिक 5 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल महासभा में भेजना पड़ता है, पर हर सदस्य देशों का एक ही वोट माना जाता है। महासभा विधायनी संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अथवा अधिकांश सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित सभी मामलों पर विचार करना महासभा का मुख्य कार्य है। महासभा सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों व महासचिव आदि की नियुक्ति करता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष तथा 7 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थी। महासभा के कार्य एवं शक्तियां। महासभा की शक्तियों का वर्णन चार्टर की धारा 10 से लेकर 17 तक किया गया है। इन धाराओं के अनुसार महासभा की कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर विचार करना। इसके अंतर्गत पहला, विश्व शांति एवं सुरक्षा, दूसरा, बजट तैयार करना, तीसरा, नियुक्तियां करना, चौथा, चार्टर में संशोधन। प्रश्न क्रमांक 5, सुरक्षा परिषद का गठन व कार्य लिखिए। उत्तर, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी सभा है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त कुंजी कहा जाता है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं। इनका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे करना, अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रक्रिया संबंधी कार्य, दूसरा, अन्य महत्वपूर्ण कार्य। यदि कोई स्थायी सदस्य अपने मत का प्रयोग नहीं करता तो वह निषेधाधिकार कहलाता है। अगर स्थायी सदस्य ने किसी प्रस्ताव के विरोध में मत दिया तो उसे निषेधाधिकार कहते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी कार्य, दूसरा, झगड़ों की छानबीन तथा जांच करना, तीसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य, चौथा, नियुक्तियां, पांचवा, चार्टर में संशोधन। सुरक्षा परिषद को ई.पी. चेज ने संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा है। सिगरेट एयर ने इसे विश्व संगठन का विद्युत घर कहा है। प्रश्न क्रमांक 6, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के गठन व कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इस परिषद में महासभा द्वारा निर्वाचित संयुक्त राष्ट्र संघ के 54 सदस्य होंगे। इनमें से 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाएंगे। पद मुक्त होने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता। आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी प्रश्नों पर विचार विनिमय के लिए एक सम्मेलन आयोजित करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य इस प्रकार है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, सामान्य कार्य, दूसरा, विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य के अंतर्गत पहला, विश्व का एक बड़ा भाग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जहाँ न ठीक से खेती हो पाती है और न ही उद्योग धंधों की स्थापना। वहाँ सर्वत्र गरीबी, बेकारी तथा भूखमरी फैली हुई है। साम्राज्यवादी शक्तियाँ इन क्षेत्रों में इनका भरपूर शोषण कर रही है। इन क्षेत्रों के संबंध में इस परिषद को यह कार्य सौंपा गया है कि वह इन पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा गरीबी और बेकारी का निवारण कर लोगों की दशा को उन्नत बनाए, कृषि का विकास एवं उद्योग धंधों की स्थापना कर वहाँ के स्वस्थ हाथों को काम दिलवाए। दूसरा,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करने का प्रयास करना, शिक्षा एवं संस्कृति के विकास के लिए आपस में सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा राष्ट्रों के मध्य सहानुभूति उत्पन्न करना। तीसरा, विश्व के सभी मानवों में जाति, रंग, भाषा, धर्म, वंश तथा लिंग के भेद को मिटाकर समानता स्थापित करना, समस्त मानवों को मानव अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं तथा समानता प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्न करना। दूसरा, विशिष्ट कार्य। परिषद के कुछ विशिष्ट कार्य इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। दूसरा, सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर उसे संबंधित विषयों की सहायता प्रदान करना। तीसरा, विभिन्न समस्याओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना। चौथा, न्याय क्षेत्रों के विकास में सहयोग देना। पांचवा, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति के लिए आयोग नियुक्त करना। प्रश्न क्रमांक 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन व कार्य का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। विश्व में प्रसिद्ध विधि वेत्ताओं में से ही न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है। एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। इन न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद और साधारण सभा की अलग अलग बैठकों में किया जाता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, इच्छिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। तीसरा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इच्छिक क्षेत्राधिकार, तो इच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय द्वारा उन सभी मामलों पर विचार किया जाता है जिनमें संबंधित राज्य पारस्परिक सहमति के द्वारा उन विवादों को न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत पहला, संधि की व्यवस्था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई प्रश्न। तीसरा, कोई मामला जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम को भंग किया गया हो। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय नियम को भंग करने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का प्रश्न। तीसरा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। महासभा, सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य कोई भी अंग उससे भी किसी भी मामले में कानूनी परामर्श ले सकता है। न्यायाधीशों की सुविधाएं। वर्तमान न्यायालय में न्यायाधीश जब तक सेवा में रहते हैं उन्हें निश्चित सुविधाएं प्राप्त होती है। जो वकील, एजेंट, परामर्शदात्री न्यायालय के सामने उपस्थित होते हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलती है। न्यायालयों और रजिस्ट्रारों के वेतन भत्ते तथा मुआवजे सब प्रकार के करों से मुक्त होते हैं। सामान्य सभा द्वारा प्रत्येक जज को 54,000 डच फ्लोरिन्स वार्षिक वेतन मिलता है। प्रधान जज को 15,000 डच फ्लोरिन्स तथा उप प्रधान को 10,000 डच फ्लोरिन्स अतिरिक्त भत्ता मिलता है। प्रश्न क्रमांक 8, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय होता है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। इसका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की संख्या लगभग 8,000 है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी सन 2017 को हुई थी। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को छोड़कर सभी अंगों के बैठकों में भाग लेता है। महासचिव महासभा के सामने पूरे संगठन के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह सुरक्षा परिषद का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे की ओर आकर्षित करता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सचिवालय के कार्य इस प्रकार है। पहला, सचिवालय के विभिन्न अंगों, अभिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन करना। तीसरा, सुरक्षा परिषद को विभिन्न जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना। चौथा, महासभा के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सभा के सामने प्रस्तुत करना। पांचवा, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के सभी कार्य करता है।
तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करता है। प्रश्न क्रमांक 9, विश्व शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान लिखिए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तथा इसके अधिक कारगर एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। विश्व में शांति स्थापना, राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने तथा समस्त संसार का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय एवं उपयोगी भूमिका का ही परिणाम है कि आज तक तीसरा विश्व युद्ध न तो हुआ है और न ही भविष्य में इसकी कोई संभावना है। कई बार स्थितियां विस्फोटक भी हुई है, परंतु सुरक्षा परिषद की समय पर कार्रवाई के कारण युद्ध गंभीर होने से टल गया। राज्यों के मध्य युद्ध रोकने, शांति बनाए रखने तथा युद्ध विराम की निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं भेजने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इसकी अपील पर भी प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेज सकते हैं। इस सेना को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना कहते हैं। कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति सेना को भेजा और विश्व शांति बनाने में योगदान दिया, जिनमें पहला, सन 1948 में पाकिस्तान ने जब भारत के कश्मीर पर आक्रमण किया तथा उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया तो भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। उसने कश्मीर के विवादित हिस्से में शांति सुरक्षा सेना को स्थापित किया, जिसने युद्ध विराम को लागू किया। दूसरा, सन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। तीसरा, सन 1956 में मिस्र ने स्वेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर से विदेशी जहाज़ों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में मिस्र पर फ्रांस, ब्रिटेन तथा इजराइल ने सम्मिलित वायु मार्ग से आक्रमण किया। मामला संयुक्त राष्ट्र संघ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रियता के कारण आक्रमणकारियों को वापस होना पड़ा। चौथा, कांगो में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति सेना भेजी। पांचवा, 1974 में गोलान हाइट्स पर युद्ध की भीषणता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना भेजकर युद्ध को बढ़ने से रोक दिया। छठवां, 1978 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सेना भेजी। सातवां, सन 1991 में कुवैत पर इराकी आक्रमण तथा अंगोला एवं एल साल्वाडोर के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सेना भेजी। आठवां, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया, बोस्निया तथा मैसेडोनिया में शांति सेना भेजी। नौवां, सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोमालिया, साइप्रस, युगांडा, जार्निया में शांति सेना स्थापित की। 10वां, सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में शांति सेनाओं की नियुक्ति की गई। 11वां, अफगानिस्तान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सेनाएं स्थापित की है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत का विश्व शांति में योगदान लिखिए। उत्तर, यह सत्य है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। समस्या कितनी जटिल क्यों न हो, उसका समाधान शांति में है, न कि युद्ध में। चाहे कोई भी देश विकसित हो अथवा विकासशील हो, गरीब हो अथवा अमीर हो, सभी शांति चाहते हैं और यही विचारधारा एक नए युग का आरंभ करती है, जिससे चारों ओर शांति एवं व्यवस्था होगी। यह सत्य है कि भारत शांति का पुजारी है। भारत द्वारा अपनाई गई नीति से विश्व राजनीति प्रभावित हुई है। पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश चारों ओर फैलता जा रहा है। विश्व की सभी महाशक्तियाँ शांति के महत्व को समझ रही है। भारत ने विश्व शांति में इस प्रकार योगदान दिया है। पहला, युद्धों के विरोध के द्वारा। दूसरा, सैनिक अनुबंधों एवं सैनिक गुटों के विरोध के द्वारा। तीसरा, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करके। चौथा, शीत युद्ध का विरोध करके। पांचवा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करके। छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अवयवों के कार्यों में सक्रिय योगदान देकर। सातवां, अपनी असंलग्नता की नीति के द्वारा। आठवां, राष्ट्रमंडल की सदस्यता और उसके कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। नौवां, एफ्रो एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 10वां, पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 11वां, प्रजातिवाद का विरोध करके। संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि भारत प्राचीन काल से ही शांति का पुजारी रहा है। उसने हमेशा ही हस्तक्षेप, तनाव, टकराव और युद्ध से अपने आप को बचाए रखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दिया है। प्रश्न क्रमांक 11, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखिए। उत्तर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय और कार्यों से पूर्ण सहयोग और बिना संकोचपूर्ण समर्थन का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उसकी सभी गतिविधियों में भाग लेगा जिससे उसकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और शांतिपूर्ण उन्नति में सहयोग प्राप्त हो सके। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और चार्टर निर्माण में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए आयोजित सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और उसके चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह संघ के प्रारंभिक 51 सदस्यों में एक सदस्य बना। दूसरा, संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में भारत की सदैव यह नीति रही है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों में आस्था रखने वाले राष्ट्रों को ही संघ का सदस्य बनाना चाहिए, बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों को संघ का सदस्य होना चाहिए। उसने विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को संघ का सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। यद्यपि चीन ने भारत पर आक्रमण करके भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, परंतु सन 1950 से चले आ रहे चीन की संघ की सदस्यता के प्रश्न का भारत ने प्रबल समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन गया। तीसरा, संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों एवं उसके विशेष अभिकरणों के कार्य संचालन में भारतीयों का महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय योगदान रहा है। सन 1950 में भारत का सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जाना भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात रही है। सन 1954 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान निर्वाचित हुए थे। श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तथा डॉक्टर BR सेन विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रधान रहे। डॉक्टर HJ भाभा अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा PN कृपाल 2 वर्ष तक यूनेस्को के कार्यकारिणी मंडल के अध्यक्ष रहे। चौथा, संघ के शांति व सुरक्षा संबंधी राजनीतिक कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुलझाई गई वे प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, कोरिया समस्या। दूसरा, स्वेज नहर समस्या। तीसरा, कांगो समस्या। चौथा, हंगरी समस्या। भारत की वास्तविक उद्देश्य हंगरी में शांति स्थापित करना था। पांचवा, निशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में भारत की यह मान्यता रही है कि शस्त्रों की दौड़ से युद्ध की संभावनाओं को बल मिलता है और निशस्त्रीकरण से ही विश्व शांति को बनाए रखा जा सकता है। सन 1961 में आणविक परीक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में भारत ने रखा। सन 1963 में जब ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने आंशिक रूप से आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि करके बाह्य आकाश, वायुमंडल तथा जल के भीतर आणविक परीक्षण न करने का निश्चय किया तो भारत ने इसका स्वागत किया। छठवां, रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में भारत ने रंगभेद की नीति को विश्व शांति के लिए खतरा माना है, अतः उसने सदैव प्रजाति भेद तथा रंगभेद की नीति का खुलकर विरोध किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समय समय पर रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई और विश्व जनमत तैयार किया, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया की गोरी सरकारों तथा उनके द्वारा अश्वेतों कालों पर किए जाने वाले अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। 8 जनवरी सन 1987 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की हीरक जयंती पर रंगभेद के विरुद्ध में आयोजित 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि रंगभेद मानवता के नाम पर कलंक है, अतः दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त कराने के लिए
विश्व समुदाय को तत्काल व्यापक एवं समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। 7वां, उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों में भारत सदैव से उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसने उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु आवाज उठाता रहा है। 18 दिसंबर सन 1986 को भारत ने नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से मुक्त कराने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लेखनीय सहयोग किया है। 8वां, मानवाधिकारों की रक्षा में भारत मानवाधिकारों की महान समर्थक है। विश्व के किसी भी देश द्वारा जब कभी भी मानवाधिकारों का हनन किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत ने उसके विरुद्ध जोरदार आवाज उठाते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। 21 दिसंबर सन 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संपूर्ण विश्व के लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्च आयोग का गठन किया है। 9वां, आंशिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के विकास पर विशेष बल दिया है और विकसित देशों से अविकसित या विकासशील देशों को अधिकाधिक आर्थिक सहायता देने के लिए अपील की है। प्रश्न क्रमांक 12, यूनेस्को का गठन व कार्य का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 4 नवंबर सन 1946 को की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। यूनेस्को के प्रस्तावना में लिखा गया है कि युद्ध मानव मस्तिष्क में पैदा होती है, अतः शांति को सुरक्षित रखने की आधारशिलाएं भी मानव के दिमाग में ही बनाई जानी चाहिए। यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शांति, विज्ञान तथा संस्कृति का विकास कर न्याय, कानून तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यूनेस्को के 3 अंग होते हैं। पहला, सामान्य सभा, दूसरा कार्यकारी बोर्ड, तीसरा सचिवालय। यूनेस्को के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा। शिक्षा का प्रसार दूसरा प्रमुख लक्ष्य होता है। यह शिक्षा के विस्तार तथा उन्नति का प्रयास करती है। इसके लिए यूनेस्को शिक्षा केंद्रों की स्थापना करती है, वाचनालयों की स्थापना करती है, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन करती है, शिक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों को भेजना आदि प्रमुख कार्य संपादित करती है। दूसरा, विज्ञान। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के विकास पर अधिक बल देता है। इसने वैज्ञानिकों के सभा आयोजन, वैज्ञानिक संगठनों की सहायता, अनुसंधान तथा प्रकाशन का भी कार्य किया है। तीसरा, संस्कृति। यूनेस्को सांस्कृतिक संपत्ति को मानव जाति का विरासत मानता है, अतः इसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसने भारत, कोलंबिया तथा नाइजीरिया में सार्वजनिक पुस्तकालय खोला है। यूनेस्को ने मानव जाति के सांस्कृतिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया है। यह सांस्कृतिक क्षेत्र में सभा, सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ तथा अनुसंधान करते रहती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जगत के विभिन्न देशों में विद्वानों को भेजा जाता है। इससे विश्व के विद्वान एवं वैज्ञानिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे सांस्कृतिक सद्भावना उत्पन्न होती है। यूनेस्को छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा भ्रमण अनुदान भी प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं अथवा उपलब्धियां लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सफलता के बाद से अब तक उसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 35 शांति संस्थापक सेनाओं के पर्यवेक्षक दलों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर शांति स्थापना की है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विगत वर्षों के कार्यकाल में 175 से अधिक मामलों में शांति स्थापित की है। तीसरा,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 45 से अधिक देशों में लोकतंत्र की स्थापना की है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक राजनीतिक, असैनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित 80 से अधिक मामलों में मध्यस्थता करके मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 100 देशों के परमाणु संस्थानों का निरीक्षण कर परमाणु कार्यक्रमों को असैनिक एवं शांतिपरक उद्देश्यों की ओर उन्मुख किया है। छठवां, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 24 दिसंबर 1960 को महासभा ने प्रस्ताव द्वारा उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ही विश्व लोकमत निरंतर साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच में सहयोग का वातावरण तैयार किया। इस क्षेत्र में रियो दे जेनेरियो में आयोजित सन 1992 का पृथ्वी सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लगभग 80 राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाई है तथा उन्हें संघ का सदस्य बनाया है। प्रश्न क्रमांक 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण लिखिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता या कमजोरियां इस प्रकार है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता का मुख्य कारण राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना है। संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में ही होते हैं। सदस्य राष्ट्रों को यह छूट है कि वे उन्हें स्वीकार करें या ठुकरा दें। महासचिव की शक्तियों का भी समुचित रूप से निश्चय नहीं हो पाया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में आत्मरक्षा एवं आक्रमण के बीच भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सैद्धांतिक विरोधाभास है। एक ओर राज्यों के समान अधिकार एवं समान प्रभुसत्ता की बात कही गई है, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों की संप्रभु असमानता का भी उल्लेख किया गया है। जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की स्थिति निर्विवाद रूप से विशेषाधिकार संपन्न है। चौथा, महासभा के निर्णय प्रायः गुटबंदी के आधार पर होते रहे हैं। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद विवाद एवं निर्णय अधिकांशतः पक्षपात एवं महाशक्तियों के हितों व निर्णयों से प्रभावित रहे हैं। अधिकांश समस्याएं शक्ति की राजनीति द्वारा निर्धारित होती है। छठवां, संघ निषेधाधिकार का दुरुपयोग का मंच बना हुआ है। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सैनिक कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है। आठवां, राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है। वे राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग व आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में विश्व शांति व सुधार के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक लोकतांत्रिक व प्रभावी बनाने के लिए मांग उठाई जाती रही है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद तथा महासभा में सुधार की विशेष आवश्यकता है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर यूरोपीय शक्तियों तथा अमेरिका को ही विश्व आर्थिक व राजनीतिक मंच पर प्रमुखता प्राप्त है। लेकिन वैश्वीकरण के वर्तमान युग में एशिया के कई देश भी तेजी से आर्थिक विकास कर विश्व राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इन देशों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देश जैसे ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका भी क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे हैं। विश्व आर्थिक शक्ति का केंद्र अब यूरोप से खिसक कर एशिया की तरफ जा रहा है। अतः वर्तमान परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इस संस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। दूसरा, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर है। विश्व में उभर रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग चल रही है। जिन कारणों से सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है, उनमें प्रमुख इस प्रकार है।
पहला, सदस्य संख्या। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, इनका कहना है कि जिस अनुपात में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस समय 51 देश थे। वर्तमान सदस्य संख्या जो है 193 हो चुकी है। उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। अतः सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, असमान प्रभुसत्ता। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद में समानता के अधिकार को मान्यता न देकर असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व विद्यमान है। कई सदस्य राष्ट्र इस भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा, महाशक्तियों के प्रभुत्व को कम करना। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अतः उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है। चौथा, सुरक्षा परिषद को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। यदि सुरक्षा परिषद को विश्व के लोगों का विश्वास जीतना है तो इसे महासभा के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए। पांचवा, सामाजिक और आर्थिक कार्य। कई विचारक कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, जिससे इसके सदस्यों में सदैव मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। अतः इनमें सदैव सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इस बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी सन 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। विश्व व शांति व सुरक्षा के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक शक्तियाँ सुरक्षा परिषद को दी गई है, जहाँ पर केवल कतिपय देशों का ही वर्चस्व है। इसके विपरीत महासभा में सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विश्व शांति के मामले में महासभा की भूमिका सीमित है। शांति एवं सुरक्षा के मामले में महासभा की भूमिका को बढ़ाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए कई बार सैनिक कार्रवाई करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय व्यवस्था योगदान पर निर्भर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाने के लिए इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए क्या मापदंड सुझाए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के लिए प्रमुख मापदंड इस प्रकार है। पहला, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। चौथा, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। पांचवा, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। छठवां, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। प्रश्न क्रमांक 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य इस प्रकार है। पहला, यह ब्रेटन वुड्स समझौते के नियमों में निर्धारित उद्देश्यों को लागू करने का प्रयास करता है। दूसरा, मुद्रा कोष सभी सदस्य देशों पर निगरानी करता है ताकि मुद्रा कोष के नियम लागू हो सके। तीसरा, मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपने अस्थायी भुगतान शेष संतुलन को ठीक से कर सके। चौथा, मुद्रा कोष को सदस्यगण का संरक्षक कहा जाता है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के प्रशुल्क और अन्य व्यापार प्रतिबंध घटाना है। पांचवा, मुद्रा कोष अपने सदस्यों को मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के संबंध में तकनीकी सहायता भी देता है। छठवां, यह अपने कर्मचारियों को राजकोष, मुद्रा एवं भुगतान शेष पर अल्प प्रशिक्षण भी देता है। प्रश्न क्रमांक 18, विश्व बैंक के कार्य लिखिए। उत्तर, विश्व बैंक के कार्य इस प्रकार है। पहला, विकास योजनाओं हेतु ऋण। विश्व बैंक विकास योजनाओं हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है
तथा अन्य साधनों से उसे उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, पूंजी में से प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला सकता है। तीसरा, भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण लेने वाला भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया था। चौथा, विश्व बैंक अपने कोषों से दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारित दरों से ब्याज वसूलता है। जब बैंक स्वयं गारंटी देकर ऋण दिलाता है तो उस पर 1 से 10% तक कमीशन लेता है। इस कमीशन को एक विशेष कोष में जमा कराया जाता है। किसी देश द्वारा इस तरह के ऋण का भुगतान न किए जाने पर बैंक इस कोष से उसका भुगतान करता है। पांचवा, तकनीकी सहायता और आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपने आर्थिक विशेषज्ञों से विशेष स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा वह उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है। छठवां, ऋण का दिया जाना तथा उसका उपयोग। ऋण लेने वाला देश प्राप्त राशि का उपयोग सिर्फ उसी विकास योजना हेतु कर रहा है या नहीं जिसके लिए ऋण लिया गया है, विश्व बैंक इसका निरीक्षण भी कर सकता है। सातवां, ऋण की सीमा। विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण नहीं दे सकता और न ही किसी अन्य संस्था से दिला सकता है। प्रश्न क्रमांक 19, वीटो अथवा निषेधाधिकार क्या है? उत्तर, वीटो अथवा निषेधाधिकार का अर्थ है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो अथवा निषेध करने का अधिकार है। वे वीटो करके किसी विषय को रद्द कर सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।